हेलो एवरीवन। आज हम सीक्वेंस अलाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। आज से हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लेक्चर्स की भी सीरीज़ लेकर के आएंगे, जिसमें हम अलग अलग इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो उसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा सीक्वेंस अलाइनमेंट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स सीक्वेंस अलाइनमेंट इज़ परफॉर्म फॉर द फॉलोइंग पर्पस। सीक्वेंस अलाइनमेंट करने का पर्पस क्या है? दो सीक्वेंस हैं, हम उनको अलाइन क्यों करते हैं, क्यों इतने डेटाबेसेस हैं जिसमें सीक्वेंस अलाइनमेंट किया जाता है, तो इसका रीज़न देखिए। सबसे पहले तो ये सीक्वेंस अलाइनमेंट किया जाता है दो सीक्वेंस की रिलेटेडनेस को चेक करने के लिए कि वो दोनों सीक्वेंस आपस में कितना रिलेटेड हैं भी या बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। दूसरा क्या किया जाता है? फंक्शन को चेक करने के लिए। मान लीजिए कि एक सीक्वेंस का फंक्शन आपको नोन है, दूसरे का फंक्शन नोन नहीं है, तो अगर पहला वाला सीक्वेंस दूसरे वाले सीक्वेंस से मैच कर जाता है, मतलब दोनों के सीक्वेंस लगभग सिमिलर ही होंगे। इसके अलावा म्यूटेशन को भी चेक किया जाता है। दो सीक्वेंस जिनको मैच होना चाहिए, अगर वो एक जगह पे मैच नहीं हो रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ म्यूटेशन है। उसके अलावा कंजर्व्ड रीजन को भी देखने के लिए हम सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं कि कोई बहुत बड़ी प्रोटीन है, उसके कंजर्व रीजन के साथ उसको हम अलाइन करें तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे वो कंजर्व रीजन कंटेन कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को चेक करने के लिए भी सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं। तो सीक्वेंस अलाइनमेंट करने के पीछे ये 5 चीज़ें हैं जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और अंडरलाइन भी किया हुआ है। रिलेटेडनेस को चेक करने के लिए, फंक्शन को पता करने के लिए, म्यूटेशन को पता करने के लिए, कंजर्व रीजन को पता करने के लिए और इवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस को पता करने के लिए। ठीक है। अब सीक्वेंस अलाइनमेंट के कितने मेथड होते हैं? तो सीक्वेंस अलाइनमेंट के दो मेथड होते हैं। सबसे पहला एक ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट होता है जिसको हम ग्लोबल अलाइनमेंट भी कहते हैं। दूसरा होता है लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट जिसको हम लोकल अलाइनमेंट भी कहते हैं। तो ये दो तरीके के सीक्वेंस अलाइनमेंट हमारे कोर्स में है जिसको हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहला इसमें है ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट। तो ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट जो होता है उसमें पूरे सीक्वेंस को अलाइन किया जाता है। ठीक है। कितना भी बड़ा सीक्वेंस हो या एक सीक्वेंस बड़ा हो एक छोटा हो, तो एंड टू एंड अलाइन करेंगे, पूरा सीक्वेंस अलाइन करेंगे, एंड टू एंड अलाइनमेंट होगा। और ये जो ग्लोबल अलाइनमेंट होता है वो क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस के लिए ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि वो दो सीक्वेंस लगभग सेम ही लेंथ के हों और थोड़े रिलेटेड हों, तब ये ज़्यादा अच्छी तरीके से हो पाएगा। इसके अलावा दो सीक्वेंस को कंपेयर करके हम होमोलॉगस जीन्स का भी पता लगाते हैं। होमोलॉगस जीन क्या होंगे? दो जीन्स ऐसे जिनका फंक्शन सेम हो या दो प्रोटीन्स ऐसे जिनका फंक्शन सेम हो। तो ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट जो एंड टू एंड अलाइनमेंट होता है पूरे सीक्वेंस का क्लोजली रिलेटेड के बीच में ज़्यादा अच्छा होता है, उसको हम फाइंड आउट करने के लिए करते हैं होमोलॉगस सीक्वेंसेस को, या होमोलॉगस जीन को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो ये थोड़ा सा हमने ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट का इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद हमने बताए हैं कि कौन कौन से टूल्स हैं जो ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए यूज़ होते हैं। तो एक है इम्बॉस नीडल एल्गोरिथम, दूसरा है नीडलमैन वुंश एल्गोरिथम। ठीक है। ये दो तरीके के टूल दिए हुए हैं आपको। अगर आपको और टूल्स भी पता है तो भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा टूल याद रखने में फिर दिक्कत होगी। इससे अच्छा हम कम पढ़ें, लेकिन जो पढ़ें वो हमारा सॉलिड हो। तो दो तरीके के टूल्स मैंने यहाँ दिखाए हुए हैं जिसमें हमारे कोर्स में है नीडलमैन वुंश एल्गोरिथम। ठीक है। तो नीडलमैन वुंश एल्गोरिथम को हम परफॉर्म करने से पहले कुछ चीज़ें अपने माइंड में बैठा लेंगे अच्छी तरीके से कि नीडलमैन वुंश एल्गोरिथम में दो तरीके के एक्सेस लेते हैं हम दो सीक्वेंस को अलाइन करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स प्लॉट किया हुआ है, इसमें मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है। तो दो एक्सिस होनी चाहिए, तीन एक्सिस नहीं होनी चाहिए, एक एक्सिस भी नहीं होनी चाहिए, दो एक्सिस होनी चाहिए जिसमें हम दो जो सीक्वेंस हैं जिनको अलाइन करना है उनको हम रखेंगे। अपर लेफ्ट कॉर्नर पे हम ज़ीरो पुट करेंगे। अपर लेफ्ट देखिए, इसमें लेफ्ट साइड हमारी ये है, राइट साइड ये है, लेफ्ट ये राइट ये। तो अपर लेफ्ट वाला ये वाला हमारा सेल होगा। ठीक है। और लोअर राइट वाला सेल ये सबसे लास्ट वाला सेल लोअर राइट वाला होगा। तो हम यहाँ अपर लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, पहले भरेंगे हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल, फिर इधर से भरेंगे इस तरीके से, फिर इधर से भरेंगे और ऐसे करके लास्ट में हम लेफ़्ट राइट भरेंगे। ठीक है। तो लेफ़्ट राइट कॉर्नर सबसे सॉरी जो हमारा लेफ़्ट लोअर राइट कॉलम है सबसे लास्ट में फिल होगा और अपर लेफ्ट वाला जो है सबसे पहले फिल होगा। तो इसमें हम ज़ीरो लिख लेते हैं क्योंकि ज़ीरो से ही स्टार्टिंग करते हैं।
ठीक है, तो 2 सीक्वेंस जिन्हें हमें अलाइन करना है उनको हम एक्स और वाई एक्सिस पे रख लेंगे। उसके बाद हम अपर लेफ्ट कॉर्नर पे 0 पुट कर देंगे। अब हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में केवल गैप पेनल्टीज़ को फिल करेंगे। देखिए इसमें होता क्या है, नीडलमैन वुश एल्गोरिथम में एक मैच का स्कोर होता है, एक मिसमैच का स्कोर होता है और एक गैप पेनल्टी का स्कोर होता है। तो जो हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, देखिए मैं आपको यहाँ सिखाती हूँ। देखिए ये हमारा है फर्स्ट रो और ये हमारी फर्स्ट कॉलम। देखिए फर्स्ट रो को मैं ऐसे डैश करके दिखा देती हूँ। ये हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारा फर्स्ट मतलब ये हमारा एक तरीके से रो हो गया, ये हमारा एक कॉलम हो गया। तो हम सबसे पहले इन दोनों में रोज़ और कॉलम में हम क्या भरेंगे, केवल गैप पेनल्टीज़। गैप पेनल्टीज़ अगर हम -1 ले रहे हैं तो हम लाइन से भरते चले जाएंगे, जैसे -1 -2 -3 -4। यहाँ पे -1 -2 -3 -2 अगर हम गैप पेनल्टी ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 -4 -6 -8। यहाँ पे भी वैसे ही हो जाएगा, -2 -4 -6। अगर हम गैप पेनल्टी 3 ले रहे हैं, -3 ले रहे हैं तो यहाँ -3 -6 -9 -12 हो जाएगा। इस तरह से इधर क्या हो जाएगा, -3 -6 -9। मतलब केवल हमें गैप पेनल्टी को ही यहाँ रखना है। जैसे गैप पेनल्टी -2 है तो यहाँ -2 रख के इसमें हम जो -2 जोड़ते चले जाएंगे, तो जो भी हमारे यहाँ कॉलम में या रो में फिल होगा वो हम उसके अकॉर्डिंग फिल कर देंगे। ठीक है, तो पहले रोज़ और कॉलम में केवल गैप पेनल्टी को ही जोड़ते चले जाएंगे और फिल करते चले जाएंगे, यही लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद जो रिमेनिंग कॉलम और रोज़ भरने के लिए अब जो बचा हुआ ये पार्ट होता है, उसको भरने के लिए हम क्या करेंगे, 3 चीज़ों को कंसीडर करेंगे। सबसे पहले अपर साइड से जो वैल्यू आ रही होगी, देखिए कोई भी हमारी सेल है, हम अगर इस सेल की बात करें, इस सेल में हमारी जो वैल्यू होंगी वो अपर साइड से भी आ सकती है, ये लेफ़्ट साइड से भी आ सकती है और ये हमारी डायगनली भी आ सकती है। तो अपर साइड से हम केवल गैप पेनल्टी को जोड़ेंगे और लेफ़्ट साइड से भी हम केवल गैप पेनल्टी को जोड़ेंगे, लेकिन जो यहाँ से जोड़ रहे हैं वो हम मैच और मिसमैच देखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत आसान होता है, अभी आपको मैं बता रही हूँ तो बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन ऊपर से आप गैप पेनल्टी, मान लीजिए -2 गैप पेनल्टी है तो ऊपर से आप जोड़ेंगे -2, यहाँ लिखा होगा तो -2 उसमें जोड़ देंगे तो यहाँ -4 हो जाएगा। यहाँ भी -2 लिखा होगा उसमें आप -2 जोड़ देंगे तो -4 हो जाएगा। तो गैप पेनल्टी केवल हमारे अपर और लेफ्ट वाली वैल्यूज़ के लिए जुड़ेगा, लेकिन जो डायगनल वाली वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे 0 है डायगनल वाली वैल्यू, उसमें हम मैच या मिसमैच, देखिए ए और ए का मैच हो रहा है तो हम यहाँ क्या भर देंगे, 1 भर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 है, मैच और मैच का 1 हो जाएगा। तो अभी जब हम इसको फिल करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। अभी बस इतना आप समझ लीजिए कि जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि अपर लेफ्ट कॉर्नर पे 0 भरेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में केवल गैप पेनल्टीज़ को ऐड करते चले जाएंगे, और रिमेनिंग मैट्रिक्स को भरने के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये कि अपर साइड में केवल गैप पेनल्टी फिल करेंगे, लेफ्ट साइड में भी केवल गैप पेनल्टी ऐड करेंगे, और डायगनल साइड में हम ऐड करेंगे क्या, मैच और मिसमैच का प्रीवियस वैल्यू में हम मैच या मिसमैच ऐड कर देंगे। प्रीवियस वैल्यू मतलब उसके पहले वाले डायगनल में जो भी वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोअर राइट कॉर्नर फिल करेंगे। लोअर राइट कॉर्नर सबसे लास्ट में फिल होगा। उसके बाद जब सब कुछ फिल हो जाएगा तो ट्रेस बैक करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि ट्रेस बैक करने पे वो वैल्यू मैक्सिमम लेफ्ट राइट वाले की कहाँ से आई है, फिर अगर वो मैक्सिमम है तो वो वैल्यू कहाँ से आई है। इस तरह से हम देख के ट्रेस बैक करते चले जाएंगे, और जहाँ कहाँ पे जाकर के हम रुकेंगे, यहाँ पे 0 पे अपर लेफ्ट कॉर्नर पे जाकर के हम रुक जाएंगे। ठीक है, वही स्टार्टिंग पॉइंट था, वही हमारा एंड पॉइंट होगा। और जब हम ट्रेस बैक कर लेंगे तो हमें अलाइनमेंट पता चल जाएगा कि हम कैसे अलाइनमेंट करें। नॉर्मली अगर हमें कोई वैल्यू नहीं दी होगी तो मैच के लिए हम +1 ले लेंगे, मिसमैच के लिए -1 और गैप पेनल्टी के लिए -2 ले लेंगे। अगर हमें कुछ भी नहीं दिया, वैसे ये वैल्यूज़ एग्जाम में दी रहती हैं, चेंज भी हो सकती हैं, इसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि हम गैप पेनल्टी रट लें और मैच और मिसमैच रट लें। लेकिन अगर कुछ भी दिया नहीं है तो हम ये वैल्यू कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसमें करना आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो इतना आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट कल के वीडियो में हम नीडलमैन वुश एल्गोरिथम को भरना सीखेंगे कि कैसे हम भरेंगे और अलाइन कैसे करेंगे उसको एट लास्ट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम अलाइनमेंट लेकर के आएंगे। थैंक यू।